सेशन में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट इज ऑल अबाउट योर सैलरी। सैलरी में हमने आपको जो सेक्शन डिस्कस किए थे जरा रिकैप कर लेते हैं। सेक्शन 14 दे आर 5 हेड्स ऑफ इनकम: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। सेक्शन 14 ए नहीं बताया अभी। सेक्शन 15 की बात करते हैं। चार्जिंग सेक्शन ऑफ सैलरी, ड्यू बेसिस or receipt basis whichever is earlier, and arrear of salary but subject to section 89(1). हमने 3 डिडक्शंस आपको बताए थे, 16(1)(a), 16(2) एंड 16(3). ये होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन जिसमें कहा गया 50,000 और एक्चुअल अमाउंट ऑफ सैलरी विचएवर इज लोअर, आपको डिडक्शन मिल जाएगा। बोलो। और 16(2) बताया था एंटरटेनमेंट अलाउंसेस अवेलेबल ओनली टू एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ओनली टू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज डिडक्टेबल: एक्चुअल अमाउंट 5,000 एंड 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी। ओके। थर्ड बताया था प्रोफेशनल टैक्स और एम्प्लॉयमेंट टैक्स, वॉट एवर द अमाउंट इज एक्चुअली पेड बाय एम्प्लॉय इन दिस अकाउंट शैल बी डिडक्टेबल। सेक्शन 17 डेफिनेशन का पार्ट था, डेफिनेशन ऑफ सैलरी, और इसमें मैंने बताया था बेसिक सैलरी, वेजेस, एन्युटी, पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, लीव इनकैशमेंट, एरियर ऑफ सैलरी, बोनस, कमीशन, परक्विजिट, अलाउंसेस, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी एंड सेक्शन 80(c)(ct). ओके। सेक्शन 17(2) में बताया था डेफिनेशन ऑफ परक्विजिट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मैंने ये भी बताया था। सबसे पहला बताया था डेफिनेशन ऑफ परक्विजिट्स में रेंट फ्री अकोमोडेशन, कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन, ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉयज मेट बाय द एम्प्लॉयर, द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और अमेनिटी provided by employer to the employee either at free of cost or at concessional rate only in the case of a specified employee। और मैंने आपको specified employee के बारे में कुछ नहीं बताया था। any fringe benefits as may be provided, any sum paid to get an assurance of life of the employee। लास्ट में 2 और जोड़े थे कि अगर सुपर एनुएशन फंड में एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन 1,50,000 से एक्सीड कर जाए तो, और लास्ट बताया था एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। दैट्स इट। सेक्शन 17(3) मैंने बताया था प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। तीन पॉइंट बताए थे। फर्स्ट बताया था एनी कंपनसेशन रिसीट और रिसीवेबल बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम इट्स प्रेजेंट और फॉर्मर एम्प्लॉयर ड्यू टू चेंजेस इन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। बोलो। दूसरा बताया था एनी कंपनसेशन ड्यू टू अ रिसीट बाय एनी एम्प्लॉय फ्रॉम एनी पर्सन फ्रॉम एनी अदर पर्सन बिफोर ज्वाइनिंग ऑफ द एम्प्लॉयमेंट और आफ्टर सेसेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। और लास्ट बताया था कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इसी में। इसके बाद हम लोगों ने कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे। सबसे पहले मैंने ग्रेचुटी बताई थी आपको आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट अंडर सेक्शन 10(10), और मैंने इसमें बताया था 2 तरह के एम्प्लॉयज होते हैं, कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट, नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट। कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट में कहा गया गवर्नमेंट एम्प्लॉय सबसे पहले, और दूसरा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में कहा गया 100% एग्जेम्प्ट होता है, सोचने की जरूरत ही नहीं है, जितना भी ग्रेचुटी मिलेगा एम्प्लॉय को आफ्टर रिटायरमेंट 100% विल बी एग्जेम्प्ट। एंड इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगेन वी हैव टू बाइफरकेट the employee in 2 different parts: covered under the gratuity act, not covered under the gratuity act। covered under the gratuity act होगा तो कहा गया 3 में से जो सबसे कम होगा वो माफ हो जाएगा। एक्चुअल अमाउंट 20 लाख रुपए, 20 lakhs rupees। और तीसरा बताया था हाफ मंथ सैलरी, और हाफ मंथ हियर मींस 15 डिवाइडेड बाय 26 डेज। इत्मीनान से, कोई दिक्कत नहीं, हम हड़बड़ी नहीं करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत न को। हाफ मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ, हाफ मंथ हियर मींस 15 डिवाइडेड बाय 26 डेज सैलरी on the basis of last drawn salary for each completed year of service or part thereof। और दूसरा बताया था नॉन कवर्ड में 3 में से जो माफ होगा सबसे कम, एक्चुअल अमाउंट 10 lakhs, इसमें 20 लाख नहीं है, 10 लाख है। और हाफ मंथ सैलरी, और हाफ मंथ का मतलब 1/2,
half month salary on the basis of last 10 months average salary, not on the basis of last drawn salary. Last 10 months average salary for each completed year of service, और इसमें पार्ट देयर ऑफ नहीं था. सैलरी का मतलब फर्स्ट केस में था बेसिक सैलरी प्लस डीए, सेकंड केस में था बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ प्लस परसेंटेज. इसके बाद मैंने आपको कम्यूटेड पेंशन बताया था और यहीं तक ही बताया था केवल शायद. सेक्शन 10(10)(a) ये बताता है दो तरह के एम्प्लॉइज होते हैं, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का 100% माफ होता है. नॉन गवर्नमेंट के केस में ये देखना है कि ग्रेचुटी मिली या नहीं मिली. ग्रेचुटी मिली है तो 1/3 ऑफ द 100% कम्यूटेड पेंशन इज एग्जेम्प्ट, और नॉट रिसीट ऑफ ग्रेचुटी के केस में हाफ ऑफ द 100% कम्यूटेड पेंशन इज एग्जेम्प्ट. चलिए भाई, रिकैप करना था. अब हम बात करेंगे आपका लिव इनकैशमेंट. इत्मीनान से समझेंगे. सेक्शन 10(10)(a) ये बताता है लीव इनकैशमेंट. हिंदी में अगर समझो थोड़ा टफ लगेगा. अर्जित अवकाश का नकदीकरण. क्या होता है ये लीव इनकैशमेंट? मेरे पास दो एम्प्लॉय हैं, ए एंड बी. मैंने कहा भाई तुम लोग छुट्टी लेते हो, हम एक काम करते हैं ना, एक साल में हम आपको 30 दिन अलाउ कर देते हैं छुट्टी लेने के लिए. आप 30 डेज यू आर फ्री टू टेक योर लीव. अब ए ईमानदार है और बी कम ईमानदार है. इसने गिन गिन करके छुट्टियां ली. मेरी बात समझना, गिन गिन कर लोग बदला लेते हैं, लेकिन इसने गिन गिन करके छुट्टियां ली. मतलब एक दिन छोड़ा नहीं. मेरा राइट है 25 दिन छुट्टी थी, चलो 5 दिन और छुट्टी ले लेते हैं, 30 दिन पूरा कर लेते हैं. और ये बेचारा काम के बोझ का मारा और इसने काफी कम छुट्टियां ली. कभी 10 दिन बचा लेता था साल भर में, कभी 15 दिन बचा लेता था, कभी एक भी दिन छुट्टी नहीं लेता था. इसका ये सिचुएशन था. अब एक बात बताओ, दोनों की सैलरी 50,000. अब चूंकि दोनों को कहा गया है कि दे आर अलाउड टू टेक 30 डेज सैलरी इन अ ईयर. नाउ व्हाट द सैलरी विल बी गिवन टू बोथ ऑफ देम? 50,000. इसको ईमानदारी का ज्यादा नहीं मिलेगा और इसका कोई पैसा काटा नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है. इसका पैसा काटेंगे नहीं, बल्कि इसको कहा गया कि एक काम करो, जितना दिन छुट्टी तुम कम लेते हो ना, जोड़ते जाओ, लिखते जाओ, काउंट करते जाओ. एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट ऑल दोज लीव विच यू डिडंट अवेल विल बी इनकैश्ड टू. अब बात समझ में आई? जितनी छुट्टियां आपको लेनी चाहिए थी आपने नहीं ली, इसका मतलब आपने छुट्टियां कमा ली, और एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट यू विल बी अवॉर्डेड विद द अमाउंट ऑफ द लीव इनकैशमेंट. अरे बात समझ में आई? आप काउंट करते जाओ, करते जाओ, और जब आप रिटायर होंगे तो आपको पूरा दिया जाएगा. और मैंने शुरू में ही कहा, वी आर डिस्कसिंग ओनली आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स. द बेनिफिट विच यू विल रिसीव ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ योर सर्विस 100% टैक्सेबल, irrespective of the fact whether you are a government employee or non government employee. हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो नहीं हो. अगर आपने ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर्विस आपने, यानी कि ड्यूरिंग द सर्विस आपने अगर पैसा निकाला है इन सब चीजों का, चाहे वो ग्रेचुटी हो, चाहे आपका लिव इनकैशमेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका 100% टैक्स अमाउंट लग जाएगा. अच्छा, तो ये आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट है. और जब वो रिटायर होगा और सारी काउंट छुट्टियां करेगा और अपने मालिक को बोलेगा, मालिक देख मैंने इतनी छुट्टियां नहीं ली, मुझे मेरा पैसा दे, तो मालिक को उसको पैसा देना पड़ेगा. अब बताओ, अगर यही पैसा उसको हर साल दिया जाता तो शायद 2,000, 4,000, 5,000, 10,000, 15,000 दे करके 25-50,000 काम खत्म होता. लेकिन अब उसकी सारी छुट्टियां काउंट करके एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट यू आर गिविंग अ हैंडसम अमाउंट टू हिम. तो एक बात बताओ, एक तो रिटायरमेंट, दूसरा उसकी ईमानदारी का पैसा, तीसरा अब हायर स्लैब का टैक्स लगा दो. पनिशमेंट नहीं है तो क्या है? तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको एग्जम्पशन देंगे अंडर सेक्शन 10(10)(a) में.
एग्जेम्पशन कितना देंगे उसका कैलकुलेशन बताया गया है, ढंग से सुनेंगे। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा? और अगर ये केस गवर्नमेंट एम्प्लॉय का है तो ये 100% एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और अगर ये केस नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का है तो कहा गया लीस्ट ऑफ फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। हाँ बेटा हम समझ गए, लीस्ट ऑफ फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। पहला एक्चुअल अमाउंट, इन चार में से जो सबसे कम होगा ना उसको माफ कर देना, इन चार में से जो सबसे कम होगा ना उसको माफ कर देना। मैक्सिमम लिमिट, हाँ बोलो, ₹3 लाख। थर्ड बताया गया 10 मंथ्स सैलरी। आप कितनी भी ईमानदारी दिखा दो, लेकिन आपकी ईमानदारी 10 महीनों से ज्यादा होगी तो वर्दलेस होगी। टोटल छुट्टियां काउंट करने के बाद वो 10 महीने से ज्यादा होंगी तो बेकार है। यानी मैक्सिमम आपको 10 महीने तक का बेनिफिट मिल सकता है सैलरी का। अच्छा, लास्ट अर्न लीव सैलरी। अच्छा एक बात बताओ, एक्चुअल अमाउंट को अगर 2 मिनट के लिए किनारे करें, हमें एक्चुअल अमाउंट मालूम रहेगा। अभी मैं कुछ क्लियर नहीं कर रहा, वैसे मैक्सिमम लिमिट गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है। 10 मंथ्स के लिए भी गवर्नमेंट ने बोल दिया 10 मंथ्स के बराबर की सैलरी आपको ज्यादा से ज्यादा। ये क्या है और ये है तो ये क्यों है, ये है तो ये क्यों डिफर कर रहा है? ये तो दिमाग में आएगा पहला क्वेश्चन कि सर एक्चुअल अमाउंट और अर्न लीव सैलरी में फर्क क्या है। आते हैं, टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ immediately preceding 10 months average salary। इंपॉर्टेंट नोट, उसके बाद फिर से दोबारा हम समझाएंगे। गवर्नमेंट अलाउड 30 days leave entitlement in a completed year of service। अब हम चीजों को क्लियर करते हैं। गवर्नमेंट ने कहा देखो भाई, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो हम पूरा माफ कर दिए, अदरवाइज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में हम कैलकुलेशन केवल 1 साल में 30 दिन की छुट्टियों के हिसाब से करेंगे। सर समझ में नहीं आई बात। गवर्नमेंट ने कहा 1 साल में हम 30 दिन की लीव आपको एंटाइटल करते हैं। मालिक बोलता है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मालिक बोलता है भाई हम अपने एम्प्लॉय को ना 40 दिन की छुट्टी देंगे, तो किसकी बात मानोगे? एम्प्लॉयर की, वो ये है। गवर्नमेंट की, वो ये है। ऑलवेज वी आर नीडेड टू कैलकुलेट द बेनिफिट ऑफ लीव एंटाइटलमेंट और लीव एनकैशमेंट ऑन द बेसिस ऑफ 30 days in a completed year of service। 30 days leave entitlement in a completed year of service। 1 साल में 30 दिन तो 6 महीने में नहीं, गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं बोला, तो हम अपने मन से तो कुछ बोलेंगे ही नहीं। पार्ट देयर ऑफ इसमें काम नहीं करेगा। अगर आपने काम किया है 30 साल 8 महीने, तो ऐसा नहीं कि आप कहें 30 महीने इधर से मिल जाएंगे, 1 साल में 1 महीना तो 30 साल में 30 महीने प्लस 24 दिन इधर दिन मिल जाएंगे ना, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। बात समझ में आई? तो पार्ट देयर ऑफ का झंझट नहीं है। पहली चीज, अपने मन से हम लॉ को फ्रेम नहीं कर सकते।
अब ये समझ में आया ये 4 पॉइंट क्यों, मैक्सिमम लिमिट बताई गई और 10 महीने का मैक्सिमम बेनिफिट दिया जाएगा, ये दो अमाउंट कैलकुलेट होंगे, ये एम्प्लॉयर कैलकुलेट करेगा। मैंने तुमको एक साल में 40 दिन का बोला था ना, चलो कैलकुलेट करके हम तुमको उतना देते हैं। तो मालिक के हिसाब से निकला 8 लाख रुपए 40 दिन के हिसाब से। हो सकता है गवर्नमेंट के हिसाब से 30 दिन के हिसाब से निकालो तो आ जाए 5 लाख रुपए। कितने? 5 लाख रुपए। तो कितना बेनिफिट मिलेगा? 5 लाख से ज्यादा नहीं मिल सकता। 3 लाख आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अभी हम दोनों की बात छोड़ देते हैं, 3 लाख आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो कई लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि ये और ये आखिर फर्क क्या है। दोनों में यही बेसिक फर्क है दो चीजों का। पहली चीज एक्चुअल अमाउंट दैट इज टू बी कैलकुलेटेड बाय द एम्प्लॉयरमेंट according to their rules and regulations, while the rest of the things are to be calculated as per law. Is it clear? Maximum limit 10 months and earned leave salary, और earned leave salary और 10 months की सैलरी जब भी कैलकुलेट करोगे वो कैलकुलेट करोगे इमीडिएटली प्रेसिडिंग 10 months सैलरी के हिसाब से। 10 महीने की एवरेज सैलरी का मतलब 1 महीने की ही तो सैलरी होती है। 10 महीने की एवरेज सैलरी का मतलब 1 महीने की सैलरी। हमने कहा 5 महीने में तुमने 1.5 लाख रुपए कमाए, तो बताओ एवरेज कितना कमाया? 30,000। तो एक ही महीने की तो हुई। तो 10 महीने की एवरेज सैलरी का मतलब 1 महीने की सैलरी। हाँ या ना? लेकिन बेस लिया गया है 10 महीने को। और इमीडिएटली प्रीसीडिंग जो बिल्कुल पीछे से हो। सर फिर इसमें कंफ्यूजन है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग हमको बात समझ में नहीं आई। ग्रेच्युटी की हम बात करें तो वहां के रूल्स को जरा वापस जाकर देखो, पिछले पेजेस में जो मैंने पढ़ाया था वहां मैंने लिखवाया था लास्ट 10 months एवरेज सैलरी, नॉट कवर्ड में। नॉट कवर्ड एम्प्लॉयज में जरा देखें वापस जाकर के, तो मैंने वहां बताया था हाफ मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ 1/2 मंथ्स सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 10 months एवरेज सैलरी। लास्ट और इमीडिएटली में फर्क होता है। इधर देखो, अगर मैं 31 अक्टूबर को रिटायर हो रहा हूं तो मेरा लास्ट मंथ कहां से होगा? अक्टूबर पूरा, क्योंकि 31 को कवर हो रहा है। तो लास्ट मंथ कौन सा कवर होगा? नहीं होगा, पूरा जीरो हो जाएगा। सितंबर से लास्ट मतलब पिछला, अक्टूबर तो करंट है ना, तो पूरा महीना जीरो हो जाएगा। अक्टूबर कैलकुलेट ही नहीं होगा, भले ही आप 31 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हो। लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग 10 months एवरेज सैलरी वी हैव टू सेट असाइड द अक्टूबर मंथ। इन द सेम वे हियर इन दिस केस, देखो इधर हमने अगर 20 अक्टूबर को रिटायरमेंट लिया है और इमीडिएटली प्रीसीडिंग लेना है, तो क्या 20 दिन भी काउंट करोगे यहां पर? हाँ, इमीडिएटली प्रीसीडिंग यानी अक्टूबर महीने का 20 दिन काउंट करोगे, सितंबर का 1 महीना, अगस्त का 1 महीना, ऐसे चलते चलते चलो बताओ, बता ही दो। 20 अक्टूबर के पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर हो गए। इधर कितने दिन? और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 months 20 days। हमें 10 महीने चाहिए ना, 10 दिन कहाँ के लोगे? दिसंबर का 10 दिन। और अब इसकी एवरेज सैलरी कैलकुलेट करोगे। इसको हम कहते हैं इमीडिएटली प्रीसीडिंग, यानी जिस दिन रिटायर हुआ है जस्ट उसके पहले के दिन से पूरे 10 महीने लेने हैं। तो आपको सैलरी वगैरह प्रोपोर्शनेट करने का यहाँ झंझट रहता है, जबकि ग्रेच्युटी में लास्ट 10 months लेते हैं, जिस महीने रिटायर होते हैं उस महीने को कट कर दो। इज इट क्लियर? अच्छा, सैलरी मीन्स क्या होता है? सैलरी मैंने बोला ना कि सैलरी सर मतलब क्या है? सैलरी में तो कई चीजें आती हैं। ये यहां सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ प्लस परसेंटेज, और मैंने इन तीनों का मतलब बताया है। बेसिक सैलरी मालूम रहेगा, डीए इफ डियरनेस अलाउंसेस इफ प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। इफ का मतलब इफ प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। परसेंटेज का मतलब परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय एम्प्लॉय। मैं फिर बोल देता हूं, परसेंटेज का मतलब परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय एम्प्लॉय। इज इट क्लियर? फिर से अब देखते हैं लिव इनकैशमेंट को। ये आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिमाग में बिल्कुल बैठाना है, दिस इज आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट, दिस इज आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट। इट मींस इफ एनी बेनिफिट regarding your leave encashment is received by an employee during the tenure of service, 100% taxable irrespective of the fact whether he is a government employee or not. In all the cases it shall be charged to tax. Second,
But yes, if it is after retirement benefit, after retirement, if any employee is getting, then in the case of the government employee, it is 100% exempt. But in case of non-government employee, we have to calculate the exempted amount. Least of these four will be exempt. First, actual amount. Second, 10 month salary, maximum 3 lakhs, and the last is earned leave encashment. Yeah, earned leave salary. Both of last these two things shall be calculated on the basis of last immediately preceding 10 months average salary. Is it clear? Immediately का मतलब बता दिया, सैलरी का मतलब बता दिया बेसिक सैलरी प्लस डीए। इफ, और मैंने ये बताया यहाँ पर गवर्नमेंट का रूल चलता है, ये एम्प्लॉयर का रूल चलेगा, यहाँ गवर्नमेंट का रूल चलेगा, और गवर्नमेंट का रूल कहता है 1 साल में हम 30 दिन से ज्यादा की छुट्टी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हटा दें सर, अगर डीए में इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं लिखा नहीं आएगा। अच्छा, आते हैं, जब क्वेश्चन आएगा आई विल टेल यू ना कि इन विच केस यू हैव, पब्लिक कंपनी है तो ऑलवेज इट शैल बी डीम्ड दैट यस इट इज अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर पब्लिक लिमिटेड है, प्राइवेट है तो यहाँ तो क्वेश्चन में दिया होगा कि है, यहाँ तो दिया होगा नहीं है, तब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। नहीं दिया है तो ये देखना है डीए अगर परसेंटेज के टर्म्स में है तो मान लेना अटैच्ड है, क्योंकि सैलरी बढ़ेगी तो डीए भी बढ़ेगा, सैलरी घटेगी तो डीए भी घटेगा, तो वहां हम अपने आप मान लेंगे कि वहां पर वो कवर्ड है। कुछ नहीं दिया है, अमाउंट दिया है तो आपके ऊपर है, आप नीचे नोट लगा सकते हैं। हटा दें, क्वेश्चन देखा जाए इस पर। इसमें मैंने, सुन लो, 3 ग्रेचुटी में मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए थे, इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल 3 लिखवाए थे ग्रेचुटी में। वो तीनों इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल यहां पर कॉपी एंड पेस्ट होना है। पहला तो मैंने अभी बताया, दिस इज आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट, इफ एनी एम्प्लॉय इज गेटिंग द अमाउंट ऑफ लीव इनकैशमेंट ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ इट्स सर्विस, इट इज 100% चार्जेबल टू टैक्स। ये पहला सेम रहेगा। दूसरा मैंने बताया, दिस इज लाइफ टाइम बेनिफिट। अगर हम एक साथ 2 जगह से रिटायर हो रहे हैं तो ऐसा नहीं आपका 6 लाख लिमिट हो जाएगा, इट शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू ₹3 lakhs इन ऑल द केसेस। अच्छा, हम ना 5-7 साल 10 साल पहले एक जगह से रिटायर हो गए थे, आज दूसरी जगह से रिटायर हो गए, तो जब पहली जगह से रिटायर हो रहे थे तो वहां से हमको 1 लाख का बेनिफिट मिल चुका है एग्जेम्पशन का। तो इसका मतलब अब जब आप दूसरी जगह से रिटायरमेंट होंगे तो ये मैक्सिमम लिमिट 3 लाख नहीं रहेगी, क्योंकि आपकी ये लाइफ टाइम बेनिफिट है। 1 लाख का आप बेनिफिट उठा चुके हैं, अब 2 लाख का ही मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। ये तीनों पॉइंट्स मैंने ग्रेचुटी में लिखवाए थे, आपको कॉपी एंड पेस्ट यहां पर कर देना है। हटा दें, क्वेश्चन देखते हैं न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने करवाया था, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है। कहता है मिस्टर एक्स, एन एम्प्लॉय ऑफ वाई लिमिटेड रिसीव्स ₹80,000 एज लीव सैलरी। ओके, लीव सैलरी मिल रही है, कितनी मिल रही है? 80,000। दिस इज द एक्चुअल अमाउंट। ओके, नेक्स्ट कहता है एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट 28 फरवरी 2020, डेट ऑफ रिटायरमेंट 28th of February 2020, एवरेज सैलरी ड्रॉन ड्यूरिंग लास्ट 10 months ₹3,000, एवरेज ऑफ लास्ट 10 months सैलरी 3,000 already given, we are not needed to calculate it. Yes, sir. Now last drawn salary is 3,200. Duration of service is 24 years 7 months. And leave taken while in service is 9 months. नौ महीने की ये छुट्टियां ले चुका है। एज पर employer's rule 1.5 month for each completed year of service is allowed as leave entitlement एम्प्लॉयर के हिसाब से 1.5 month, यानी 1 साल में 1.5 महीने की आप छुट्टी ले सकते हैं। बताओ कितना टैक्सेबल होगा?
सॉल्यूशन देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल लीव इनकैशमेंट प्रीवियस ईयर 1920 assessment year 2021 actual amount received A 80,000, इसको कर देते हैं बंद। लीस्ट ऑफ फॉलोइंग इज एग्जिम्ड। First, actual amount again 80,000. Second, maximum limit 3 lakhs. Third point, ten months salary. On the basis of immediately preceding 10 months average salary, तो हमें पिछले 10 महीनों की एवरेज सैलरी 3,000 दे रखी है। इजी टू कैलकुलेट 3,000 इंटू 10 इन टोटलिटी 30,000। यस और नो? लास्ट पॉइंट, अर्न लीव सैलरी। सारा लोचा बस यहीं पर आकर रुकता है। देखो इधर, अर्न लीव सैलरी गवर्नमेंट ने क्या बोला? गवर्नमेंट ने कहा, मैंने कहा नहीं, गवर्नमेंट के हिसाब से आपका एक्चुअल जा चुका है। गवर्नमेंट ने बोला कि आपको हम 1 साल में 30 दिन अलाउड करेंगे। मैक्सिमम परमिसिबल लीव 24 years into 30 days in a year, यानी आप 30 months बोल सकते हैं प्लेनली। सॉरी 24 months, सॉरी 1 साल में 1 महीना, तो 24 साल में 24 महीना। इधर देखो, लीव टेकन, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं इस पॉइंट पर, सारा फसाद यहीं पर होता है। लीव टेकन वाइल इन सर्विस इज 9 months। क्या इस सत्य को कोई झूठ साबित कर सकता है? चाहे गवर्नमेंट के हिसाब से कैलकुलेशन करो, चाहे एम्प्लॉयर के हिसाब से कैलकुलेशन करो, रजिस्टर में उसका 9 महीना ही छुट्टी दिखाएगा। कैलकुलेशन चाहे किसी भी मेथड से करो। तो लीव टेकन अगर 9 months हैं, तो इसका मतलब इंटाइटलमेंट उसके पास कितना बचा? लीव इंटाइटलमेंट बोलो या अर्नड लीव बोलो या फिर अनअवेल्ड लीव बोलो, सबका मतलब एक है। जो बोलना चाहो। उसने 15 महीने कमा लिए, या 15 महीने की उसकी लीव की इंटाइटलमेंट बाकी है, या अनअवेल्ड लीव है जो उसने अवेल नहीं की। अब बताओ, कैलकुलेशन तो भाई पिछले 10 महीने की एवरेज सैलरी के हिसाब से ही होगा, और कितने महीने का इंटाइटलमेंट था उसका, तो हो कितना गया? इन चारों में जो सबसे कम होगा ना, वो माफ कर दो। अच्छा, 80 मिला, माफ है 30, तो टैक्सेबल। ओ दिस इज योर आंसर। अब नोट कर लो। थोड़ी स्पीड लिया।
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कहता है, ढंग से सुनेंगे, और अगर मैं कह दूं दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखने में तो बहुत छोटा लगेगा लेकिन है उतना ही इंपॉर्टेंट। देखा जाए, मिस्टर श्रीधर, एम्प्लॉय ऑफ एबीसी लिमिटेड, रिसीव्स 36,000 एज लीव सैलरी। तो एक्चुअल लीव सैलरी है 36,000। At the time of the retirement on 31st January 2020, next, on the basis of the following details, determine the amount of taxable leave salary. First one, basic pay 3,000 per month. हमारे पास जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है दैट इज बेसिक पे 3,000 पर मंथ, और सीन्स 2014 से उसको यही मिल रहा है। ड्यूरेशन ऑफ सर्विस 22 साल 8 महीने, ईयर्स ऑफ सर्विस 22 years and 8 months. Next, leave to his credit at the time of retirement is, leave credit in his account. अब ढंग से इस सेंटेंस को सुनना। 12 months on the basis of 45 days in a year। इसका मतलब क्या हुआ? और सारे फसाद की जड़ बस यही लास्ट सेंटेंस है, बस दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन। उसके बाद अलावा कोई क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज नहीं दी है। ये गवर्नमेंट के हिसाब से कैलकुलेशन है और ये एम्प्लॉयर के हिसाब से। बोलो पक्का? सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? पिछले क्वेश्चन में तो आपने ऐसा नहीं किया। देखते हैं क्यों हम कर रहे हैं। हमें एक ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी है जो हमें चाहिए। सर हमें तो लगता है ना कि सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, हमें तो लगता है ना सारी इंफॉर्मेशन दी है ना। देखो इधर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से अगर मैं बोलूं मैक्सिमम परमिसिबल लीव माइनस लीव टेकन, हाँ या ना, तो आ जाएगा हमारा अनअवेल्ड लीव या अर्नड लीव। तो कई बार हमारे पास इंफॉर्मेशन दी होती है अनअवेल्ड करके, अर्नड लीव करके, या क्रेडिट टू हिज अकाउंट करके। मैंने क्या बोला? क्रेडिट टू हिज अकाउंट। तो इंफॉर्मेशन डिफरेंट दी है। एम्प्लॉयर के हिसाब से एक साल में 45 दिन वो छुट्टी ले सकता है, और उसके हिसाब से मैंने लिखा ऑन द बेसिस ऑफ, ये जो कैलकुलेशन 12 महीने की लीव क्रेडिट पड़ी हुई है ना, वो किसके हिसाब से? एम्प्लॉयर। क्योंकि गवर्नमेंट का तो हमेशा 30 दिन का फंडा रहता है, गवर्नमेंट का हमेशा 30 डेज का फंडा रहता है। तो 12 महीना किसके हिसाब से है? और मैंने तो थोड़ी देर पहले ही बोला ना, इस सत्य को कोई झुठला नहीं सकता, चाहे गवर्नमेंट के हिसाब से कैलकुलेशन कर लो चाहे एम्प्लॉयर के हिसाब से। सुन लो, ये उतना ही रहेगा जितना यहां है। ये दोनों केसेस में वही फिगर रहेगी, इसमें आप फर्क नहीं ला सकते। क्लियर है? अच्छा, एक साल में 45 दिन, तो इसका मतलब मैक्सिमम परमिसिबल लीव एम्प्लॉयर के हिसाब से 22 साल में, एक कंप्लीटेड ईयर में है तो 22 साल में 33 महीने आ जाएंगे। एक साल में 1.5 महीना, तो 22 साल में 33 महीना। 33 महीने की छुट्टी वो कह रहा था ले सकते हो, मालिक बोला। और 12 पड़ी हुई, तो बताओ छुट्टी कितने महीने के लिए मैंने तो क्या? जबकि गवर्नमेंट के हिसाब से हम छुट्टी कितनी ले सकते थे? एक साल में 1 महीना, तो 22 साल में, और हम ले कितनी चुके हैं, तो अब बचा कितना, इसी को तो निकालना था। और सारा कंफ्यूजन बस यहीं पर आकर रुक जाता है, खत्म हो जाता है। और अगर ये क्लियर है बल्ले बल्ले, नहीं तो कहो तो एक बार और बताएं। मैंने कहा कि
कैलकुलेशन कैसे भी कर लो, लीव टेकन सबके केस में इक्वल आनी है। रजिस्टर में एक बार दर्ज हो गया कि आपने इतनी छुट्टियां ली हैं तो कैलकुलेशन में लीव टेकन विल बी द सेम, क्योंकि वो पास्ट है। पास्ट है तो जितना फिगर यहां उतना फिगर यहां। अच्छा, जो हमें दिया हुआ है ना कि 12 महीने की क्रेडिट पड़ी हुई है, यानी अनअवेल्ड लीव है, किसके हिसाब से? एम्प्लॉयर के हिसाब से, क्योंकि कैलकुलेशन कितने हिसाब से किया गया? 45 दिन के हिसाब से। तो 12 महीने की मेरे पास छुट्टियां पड़ी हुई हैं। हमने कितने महीने की छुट्टी मैक्सिमम ले सकते थे एम्प्लॉयर के हिसाब से? एक साल में 45 दिन, यानी एक साल में 1.5 महीना, तो 22 साल में 33 मंथ्स। अच्छा, अब बताओ मैंने छुट्टी कितनी ली होगी? नहीं बता सकते हो? 21 मंथ्स। और ये यहां पर भी रहेगा, दोनों में सेम रहेगा। अच्छा, यहां पर हम गवर्नमेंट के हिसाब से मैक्सिमम कितनी ले सकते थे? 22 मंथ्स, 22 साल में 22 महीना। तो क्रेडिट गवर्नमेंट के हिसाब से पड़ी है केवल 1 मंथ, और हमारे लिए यही काम की चीज़ है पॉइंट नंबर 4 के कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि पॉइंट नंबर 1 का कैलकुलेशन तो इसी के हिसाब से हुआ होगा। चलो, अब आते हैं कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल लीव सैलरी। Actual amount, how much? 36,000. This is your A. Least of the following is exempt. Actual amount again 36,000. Maximum limit 3 lakhs. Third, 10 month salary on the basis of immediately preceding 10 months average salary. और यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, जब से वो जॉब कर रहा है तब से उसके 3,000 सैलरी। तो खत्म करो ना, 30,000 प्लेन आ गया, कोई टेंशन तो दिया ही नहीं हो। फोर्थ है अर्नड लीव सैलरी। तो अर्न लीव सैलरी ये तो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से होगा, 1 महीने का 3,000 के हिसाब से 3,000। बोल लो, बताओ कितनी माफी मिलेगी? टैक्सेबल कितना होगा? 33,000। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। नोट कर लें और लिख लेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये अच्छे अच्छे बच्चे इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते क्योंकि इंफॉर्मेशन उल्टी दी है। अब आते हैं नए टॉपिक पर, दैट इज योर सेक्शन 1010B, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। और साथ साथ हम एक और टॉपिक कवर करते हैं, सेक्शन 1010C, वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। है क्या? दोनों ढंग से सुनेंगे इधर। रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है हमारे पास 100 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, मुझे 5 को निकालना है। इधर आओ, जाओ घर जाओ, घर जाओ तुम। इसको कहते हैं रिट्रेंचमेंट। वो सीरियस हो गया। एक दिन क्लास में ऐसे ही लेकर एक बच्चे को 5 मिनट झेला दिए थे, बेचारे की आंखों से आंसू आ गए।
मैंने कहा इसको हम कहते हैं रिट्रेंचमेंट। क्या कहते हैं? रिट्रेंचमेंट, जबरदस्ती, जिसको कहते हैं छटनी, चटनी नहीं, छटनी, छांटना लोगों को, जो अनप्रोडक्टिव होते हैं उनको हटाओ। जैसे गवर्नमेंट ने अभी रिट्रेंच किया है ना कुछ वर्कर्स को जो करप्शन थे, करप्ट थे, तो उनको गवर्नमेंट ने हटाया। इसको हम वॉलंटरी नहीं बोल सकते, रिट्रेंचमेंट। वॉलंटरी, कौन कौन जाना चाहते हैं? चलो बताओ, हमको 5 लोग खाली चाहिए, इसको हम कहते हैं वॉलंटरी। दोनों में कंपनसेशन मिलेगा, you'll get the compensation in both of these two situations, but it is not practically possible to have such a type of policy in normal firms or companies। हमारे यहाँ कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, मैं अगर उसको रिट्रेंच वॉलंटरी रिटायरमेंट देता हूँ या निकालता हूँ तो मुझे उसको कोई कंपनसेशन नहीं देना। नॉर्मली ये पब्लिक सेक्टर, सेमी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, लोकल अथॉरिटीज़, वहाँ पर ये सिस्टम प्रिवेल करता है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमें ये बांटने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं, वहीं पर लगता ही है, तो बात ही खत्म। अच्छा, कितना माफ होगा? कहा गया लीस्ट ऑफ फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। सर ऐसा एग्जम्पशन दिया क्यों गया है? एक तो आप निकाल भी रहे हो, वो हाय तौबा मचा रहा है, और दूसरा एक अच्छा खासा अमाउंट वो लेकर जा रहा है, ले तो जा रहा है लेकिन जॉबलेस भी तो हो गया, तो क्या आप उस पर टैक्स पूरे पर लगा देंगे? नहीं। एक अच्छा अमाउंट मिलेगा, 10 लाख, 15 लाख, 12 लाख, 18 लाख, तो उस पर टैक्स लगा दोगे? एक तो बेचारा जॉब से भी खत्म हो रहा है, दूसरा उस पर टैक्स रेट भी ज्यादा। तो गवर्नमेंट ने कहा ना, हम इसको कुछ छूट देंगे। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। पहला एक्चुअल अमाउंट दोनों केसेस में, दूसरा मैक्सिमम लिमिट 5 लाख, और दोनों केसेस में मैक्सिमम लिमिट 5 लाख। फर्क आएगा केवल थर्ड केस में। देखो इधर, थर्ड केस में ही सारा डिफरेंस है। जब हम किसी को रिट्रेंच करते हैं, इसका मतलब वो खुशी खुशी नहीं जा रहा, डिस्प्यूट हो रहा है दोनों में। क्या हो रहा है? ये तो पक्का है। तो कंपनसेशन कैलकुलेटेड एज पर, सुन लो पहले, याद करने का तरीका है ये। बवाल कहां हो रहा है? इंडस्ट्री में हो रहा है। कहां हो रहा है? तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इंडस्ट्रियल। अच्छा, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा डिस्प्यूट किस ईयर में हुआ था? हाँ, 1947 बोलो ना। 1947 याद करने का तरीका नहीं समझे। एक तो रिट्रेंचमेंट, तो इंडस्ट्री के साथ डिस्प्यूट हो रहा होगा, डिस्प्यूट हो रहा है तो इंडिया का सबसे बड़ा डिस्प्यूट कब हुआ था? 1947। तो याद करना बड़ा आसान है। अमाउंट कैलकुलेटेड एज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। क्या है? जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हम ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के हिसाब से कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो भी देखेंगे। अदरवाइज नॉर्मली दिस अमाउंट विल बी गिवन टू यू इन क्वेश्चन। अच्छा, नहीं दिया होगा तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो भी सीखेंगे, चिंता ना करना। आते हैं इसमें, मर्जी से जा रहा है। अभी ने इसने 30 साल काम किया था, कितना? 10 साल काम करना बाकी था। अब कहा गया जितने साल तूने काम किया है, हर एक साल के बदले हम आपको 3 महीने की सैलरी फोकट में देने को तैयार हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट में। हाँ, ये पॉलिसी है, हम कुछ चेंज नहीं कर रहे। 3 महीना मीन्स 3 महीना, दैट इज स्टैटिक, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स है। इसमें हम कोई चेंजेस नहीं ला सकते, ये फिक्स है। 3 महीना मतलब 3 महीना। अब सोचो, सुन लो, ये 3 महीना यानी अब बताओ जब वो रिटायरमेंट लेगा तो 30 साल का 3 महीने के हिसाब से 90 मंथ्स का वो सैलरी फोकट में लेना चाहेगा फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट। 90 मंथ्स की सैलरी लेना चाहेगा। किस बेसिस पर? लास्ट ड्रॉन सैलरी के बेसिस पर। किस बेसिस पर? किस बेसिस पर? क्लियर हुआ? अच्छा, इसकी बात करते हैं। दूसरा पोजीशन वो ये कहता है, देखिए मालिक,
हम ना आपके पास 10 साल और काम किए होते तो 10 साल में हमको 120 महीने की सैलरी और मिली होती, और वो भी लास्ट ड्रॉन सैलरी के हिसाब से। बात समझ में आई? तो अब इसी को रूल बना दिया गया। इधर देखो, 2 क्या लिखेंगे हम? कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू मंथ नहीं लिखा है, इंटू 3 लिखा है, तो समझ लेना वो 3 क्या होगा, मंथ ही होंगे। जितने साल काम किया इंटू 3, किस बेसिस पर? लास्ट ड्रॉन सैलरी, मल्टीप्लाई कर देना। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, रिमाइनिंग पीरियड ऑफ सर्विस या रिमाइनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस ज्यादा सही रहेगा? नहीं, मंथ्स लिख दिया तो इंटू 12 करने की जरूरत नहीं, वो हो करके आया होगा। ठीक है, रिमाइनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस यानी 120 महीना इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी। क्लियर हुआ? इन दोनों में जो अधिक हो और इन तीनों में जो सबसे कम हो, इन दोनों में जो अधिक हो वो ले लेना, और तीनों में जो सबसे कम। अब समझ में आई? हमारे दोनों पॉइंट्स कवर हो गए, दोनों पॉइंट्स कवर हो गए। थोड़ा जल्दी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या देखते? सुने। Mr. Shastri, aged 54 years, who has put in 20 years of service in a public sector undertaking. PSU में काम किया उसने, voluntary resigns the job under a scheme of voluntary separation. He has 7 years and 2 months remained of the services and his last drawn salary is 20,000. तो last drawn है 20,000, एज है 54 ईयर्स और रिमाइनिंग पीरियड सर्विस है 7 ईयर्स एंड 2 मंथ्स। यही तो दिया था। अच्छा, पीएसयू में काम करता है, 54 साल की एज में 20 साल उसने दे दिए हैं। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस 20 years. He is paid 12 lakhs as compensation. Compensation कितना मिला है? 12 lakh. देखो इधर, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल VRS, actual amount 12 lakhs. Point number A, least of following is exempt. First, actual amount, how much? 12 lakhs. Second, maximum limit 5 lakhs. Last, completed year of service. सुनो 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 सुनो, कितने साल काम किया है पूरा, और हर साल के बदले कितना महीना? लास्ट ड्रॉन सैलरी, अरे तो 12 लाख आ गया। कितना आ गया? 12 lakhs. और इसी में सेकंड बताया है, रिमाइनिंग पीरियड ऑफ सर्विस 86 मंथ, 7 साल 2 महीने का मतलब कितना होता है, और 20,000 के हिसाब से मल्टीप्लाई करो, 17,20,000, 17,20,000 रहेगा। इन दोनों में जो हाई होगा, इन सब में जो कम होगा, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा।
टैक्सेबल कितना हो जाएगा? दिस इज योर आंसर 7 लाख। नोट कर लो। हटा दें? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है ढंग से सुने। क्वेश्चन नंबर 9। मिस्टर जेम्स वॉलंटरी रिजाइंड फ्रॉम हिज जॉब अंडर अप्रूव्ड स्कीम ऑफ वीआरएस। ही इज पेड अ कंपनसेशन 6,50,000। बस 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 क्वेश्चन खत्म हो गया। अरे सर कंपनसेशन एक्चुअल अमाउंट कितना मिल रहा है? 6,50,000। नथिंग इज गिवन एक्सेप्ट दिस वन इंफॉर्मेशन। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। पहला एक्चुअल अमाउंट, मैक्सिमम लिमिट, थर्ड मालूम नहीं, थर्ड एग्जेम्प्ट कितना हो जाएगा? तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 1,50,000। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। अब नहीं दिया है थर्ड तो हम कहाँ जाएं? नोट कर लें। चले आगे। अब जो मैं आपके साथ पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज क्वाइट डिफरेंट। आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स हम लोगों ने कर लिए। ग्रेचुटी के सारे क्वेश्चन करवाए थे नहीं करवाए थे? हो गए। 2-3 क्वेश्चन हुए थे ना। चलो अब हम बात करेंगे अलावेंसेस की। और बेसिकली आज हम अलावेंसेस पर केवल एक टॉपिक डिस्कस करेंगे ताकि नेक्स्ट सेशन हमारा पूरा का पूरा उस अलावेंस पर रहे। इसको हम कहते हैं भत्ता। बेनिफिट जब हम एम्प्लॉय को देते हैं अदर देन सैलरी, नॉर्मली जब हम अदर देन सैलरी कोई बेनिफिट देते हैं तो वो 2 तरह से दे सकते हैं। या तो इन कैश देते हैं या तो हम इन काइंड देते हैं। इसको हम अलावेंसेस के नाम से जानते हैं और इसको हम लोग परक्विजिट्स के नाम से जानते हैं। अच्छा, 2 में से कोई एक चीज दोगे। या तो मैं एम्प्लॉय को कहूंगा देख ये ले 5,000 रुपए अपना खाना खा लेना, लंच अलावेंसेस, टिफिन अलावेंसेस, डिनर अलावेंसेस, ये 5,000 लो खाना खा लेना, दिस इज अलावेंस। एक काम करो कैंटीन है जाकर फ्री में खाना खा लो। 2 में से कोई एक चीज दोनों कैसे दे सकते? बीमार हो, बीमार पड़ोगे, ये लो 5,000 हर महीने। बीमार पड़ना मेरी ओर ना देखना, ये 5,000 उसी का है। जब बीमार पड़ना हॉस्पिटल चले जाना वो हम देख लेंगे, दोनों नहीं दे सकते। तो जो हम हर महीने आपको देंगे दैट इज अलावेंस, और जो आप बीमार पड़ने पर बेनिफिट लोगे वो परक्विजिट्स। और मैंने ये बोला था नॉर्मली इन काइंड होता है, परक्विजिट जो होता है नॉर्मली इन काइंड होता है, नॉट ऑलवेज। 1-2 आएंगे, जैसे मैंने अभी मेडिकल बेनिफिट की बात कही, देखते हैं क्या है, आएगा तो उस समय मैं डिस्कस करूंगा। अच्छा, इसके अलावा क्यों देर से आते हो? सर घर पे खाना बनाते हैं। सर घर पे खाना बनाते, एक काम करो ये कुक रख लो अपने पास।
अब मैंने कुक दे दिया तो उसका पैसा वो कुक किससे लेगा? एम्प्लॉयर से लेगा। दिस इज द बेनिफिट इन काइंड। ये लो 3,000 रुपए अपना कुक रख लो, सर्वेंट अलावेंसेस। दोनों में फर्क समझ में आया? हाँ या ना? एक होता है इलेक्ट्रिसिटी, ये लो बिजली का कनेक्शन, ये लो 2,000 रुपए हर महीने, क्लियर हुआ? दो में से कोई एक। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो केवल और केवल द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस रेंट अलाउंसेस। और नेक्स्ट सेशन हमारा सोचो केवल और केवल इसी पर ही रहेगा। इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हम लोग को टाइम लगेंगे और अच्छे खासे टाइम लगेंगे। देखने में छोटन लगेगा वो करे सबसे बड़ा गंभीर। सेक्शन 1013A बताता है इसके बारे में। या तो आप हमसे घर ले लो या हर महीने किराया ले लो। घर लोगे तो वो परक्विजिट है, किराया लोगे तो अलावेंसेस है। ये बेनिफिट तभी तो हम आपको देंगे कि जिस सिटी में आप हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उस सिटी में आपका अपना कोई घर नहीं है। If you have your own home or house, or you are living in such a house of which you are not paying any amount of rent, then it is of no use to provide you house rent allowances. And if in any case you are getting the amount of HRA and you are not paying even a single penny against the rent, then 100% of that shall be charged to tax. No any benefit shall be given to you. तो ये HRA है क्या, कैसे टैक्स ट्रीटमेंट होता है, इसके लिए कहा गया least of the following is exempt. Actual amount. कोई चेंज नहीं है इसमें। Excess of rent paid over 10% of salary, या इसको हम लिख सकते हैं रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। सीधे सीधे लिख दीजिए सर, घुमा फिरा कर क्यों लिखते हैं आप? थर्ड है मेट्रो सिटी के केस में 50% ऑफ सैलरी, और अदर देन मेट्रो के केस में 40% ऑफ सैलरी। और कई बार वर्ड यूज हुआ है सैलरी 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 सैलरी, तो सैलरी हेयर मीन्स बेसिक सैलरी प्लस DA इफ प्लस परसेंटेज। जो इस टॉपिक की सबसे बढ़िया खूबसूरती है वो एक सेंटेंस में है, और सारा उलझन केवल इसी के कारण है। टू बी कैलकुलेटेड ओनली फॉर रेलिवेंट पीरियड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। इसका क्या मतलब है? सारे फसाद की जड़ बस इस एक लाइन के कारण आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक टफ बना देता है। मैंने क्या बोला? हाउस रेंट अलावेंसेज इज means the amount of benefit in cash which is provided by employer to the employee against payment of rent, and this benefit shall be given only to those employees whose own house are not there in the city in which they are working, or the where they resides they are not paying the amount of rent. थर्ड मैंने बताया कि what the amount shall be exempt,
तीन में से जो सबसे कम होगा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फर्स्ट वन एक्चुअल अमाउंट, सेकंड रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और थर्ड मैंने बताया मेट्रो सिटी के केस में 50%, अदर देन मेट्रो के केस में 40% ऑफ सैलरी। सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी प्लस डीए, इफ प्लस परसेंटेज। इफ मतलब इफ प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, परसेंटेज का मतलब परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय एम्प्लॉय। और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा मैंने, मस्ट बी कैलकुलेटेड ओनली फॉर रेलिवेंट पीरियड। अब रेलिवेंट पीरियड का मतलब क्या होगा वो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। इज इट क्लियर नाउ? आज हम एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद टाटा बाय बाय बोलेंगे ताकि दिमाग में ये कंसेप्ट सेट हो जाए। नेक्स्ट सेशन में पूरा का पूरा टॉपिक हमारा यही कवर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर जकारिया स्टेइंग एट चेन्नई मेट्रो receives basic salary 12,500 per month and 1,500 DA if में। DA लिखा हुआ है प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एंड 4% कमीशन ऑन टर्नओवर achieved by him. He is paid HR at 1,800 per month. The turnover achieved by him for the year is 15 lakhs. तो सीधे सीधे 4% of 15 लाख कर लो, 60,000 हो जाएगा ना। हाउस रेंट पेड बाय हिम 2,500 पर मंथ, एक्चुअल रेंट है 2,500 पर मंथ। ही रिसीव्ड एडवांस सैलरी 50,000, 50,000 इन मार्च 2020। तो जाहिर सी बात है मार्च में इसको एडवांस मिला है तो वो 12,500 रुपए के हिसाब से अप्रैल मई जून जुलाई वो नेक्स्ट ईयर का होगा, मार्च 20 में मिलने का मतलब वो अप्रैल 20 का होगा, वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया। डिटरमाइन द टैक्सेबल एचआरए, बस यही क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल प्रैक्टिस आज हम लोग स्टार्ट कर देते हैं इसकी कि है क्या। कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल एचआरए। एक्चुअल एचआरए कितना है 1,800 पर मंथ इंटू 12, 21,600 होप सो। इधर देखना, लीस्ट ऑफ फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, और देखो ना सेक्शन 10 जहां जहां पर आएगा वो एग्जेम्प्ट वर्ड ही होता है, तो एग्जेम्प्ट वर्ड लिखेंगे सेक्शन 10 के साथ। पहला एक्चुअल अमाउंट, दूसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, इसके ऊपर का रहेगा तो वो देखा जाएगा। रेंट पेड कितना है 2,500 यानी 30,000 सालाना, 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, इट मीन्स सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ प्लस परसेंटेज। बेसिक सैलरी उसकी है 1,60,000 कि 1,50,000, और डीए है 1,500 पर मंथ, इस मीन्स ईयरली 18,000। कमीशन हो गया 60,000 निकाल ही लिया तो 2,28,000, और इसका हमें 10% लेना है
कितना हो जाएगा 22,800, तो आ जाएगा 7,200। बोलो। थर्ड है आपका मेट्रो है ना, तो 50% ऑफ सैलरी, तो ये हो जाएगा 2,28,000 का 50%, 1,14,000। तीनों में जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा 7,000, तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा 14,400। एक चीज याद रखना, हमने एडवांस सैलरी को कंसीडर नहीं किया। पूछो क्यों? क्योंकि वो रेलिवेंट पीरियड में नहीं आता। रेलिवेंट पीरियड तो मेरा 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 20 तक आएगा। जो भी सैलरी होनी चाहिए इसी ड्यूरेशन की होनी चाहिए, ना इसके पहले की ना इसके बाद की। तो हम कैलकुलेशन में केवल इसी पीरियड की सब्जेक्ट सैलरी को पिक करेंगे। इज इट क्लियर? और सैलरी का मतलब तुम लोग को मालूम है। क्लियर हुआ? किसको ऐड करना है? आ रहे हैं, वो भी बता दे रहे हैं अगर डाउट है तो। कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। अब ये बताओ उसके ऊपर टैक्स कितनी सैलरी पर लगेगा? हेड ऑफ इनकम देख लेते हैं। बेसिक सैलरी तो मिली उसको, कितनी मिली? 1,50,000 प्लस डीए मिला उसको 18,000 प्लस कमीशन मिला है उसको 60,000 प्लस एचआरए भी मिला है उसको, तुम लोगों ने कैलकुलेट किया है 14,400 पर टैक्स लगेगा। अब बात समझ में आई ना? अभी कैसे खत्म? एडवांस सैलरी, इसी के लिए तो पूछा था क्वेश्चन। अभी ये भी तो टैक्सेबल होती है, तुम लोग को मालूम है ना। सैलरी का मतलब एडवांस सैलरी भी होता है। ड्यू बेसिस और रिसिट विच एवर इज अर्लियर, तो टोटल टैक्सेबिलिटी हो जाएगी 228, 278, 282, 292, 400 होप सो। ये है ग्रॉस सैलरी। अच्छा, इसमें से डिडक्शंस दे सकते हैं अंडर सेक्शन 16(1)(a). स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 तक मिल जाता है, माइनस कर लो। दिस इज योर टैक्सेबल अमाउंट। सही है ना वो 292? देख लेना, बाकी सब ठीक है। कैलकुलेशन तुम लोग का पार्ट है, कैलकुलेट से कर लेना। हाँ बताओ। आ रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है। ठीक है ना? कोई मतलब नहीं है। अगर हमें कोई फिगर दी है, इट डजंट मीन दैट वी हैव टू यूज दैट फिगर इन आवर कैलकुलेशन। इफ इट इज इंपॉर्टेंट, इफ इट इज रेलिवेंट, देन विल ट्राई टू यूज, अदरवाइज विल स्किप दैट। Advance salary is charged to tax in the year in which it is received. First of all, here it is relevant, we will add it. But here it is not a relevant while we calculate our HRA. ठीक है ना? नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, लेकिन हाँ नेक्स्ट सेशन हमारा पूरा का पूरा केवल HRA, नथिंग एल्स। थैंक यू बच्चों। बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा कि सर मेट्रो सिटीज़ ऑथराइज केवल 4 हैं। अगर आप न्यूज़ सुनते हो तो उसमें कहा जाता है आज के मेट्रो शहर का तापमान। ऐसे तो वेदर कैसे बताया जाता है? 4 मेट्रो सिटीज़ को बताया जाता है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। दैट्स इट, नथिंग एल्स।